integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना TEL एंड HGL। TEL क्या है? TEL है टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन। और HGL क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये क्वेश्चन इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है, थ्योरी का क्वेश्चन आता है, तो आप समझ लिए। इसको समझने का है, इसमें ज़्यादा याद रखने का कुछ नहीं है, समझ लाएंगे आराम से। देखिए TEL टोटल एनर्जी लाइन, अपने एनर्जी इक्वेशन पढ़ी है, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ी है। उसमें क्या था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन, P/ρg प्लस v² डिवाइड बाई 2g प्लस z इक्वल टू, ये टोटल एनर्जी थी, इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो तो हो जाएगा बर्नौलीज थ्योरम, और ये एनर्जी इक्वेशन अपनी। अब देखो टोटल एनर्जी लाइन, जो टोटल हेड है, ये क्या हेड फॉर्म में है ना, ये एनर्जी इक्वेशन है, एनर्जी इक्वेशन इन हेड फॉर्म, ये हेड फॉर्म में है। तो ये क्या हो गया, ये मैंने आपको बताया था जब वहां पढ़ाया था। तो इसको क्या बोलते हैं, पहली वाली एक टर्म को क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड, इसको डायनेमिक हेड या काइनेमेटिक हेड या वेलोसिटी हेड, और जेड को क्या बोलते हैं, डेटम हेड, और टोटल का सम क्या बोलते हैं, टोटल हेड। तीनों का ये जो है सम क्या है, वो होगा टोटल हेड। और P/ρg प्लस जेड, इसको क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड। ये मैंने आपको वहां पे फ्लूइड डायनेमिक्स में जब ये एनर्जी इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, फिर से मैंने आपको रिकॉल करा दिया। अब ये जो टोटल हेड है ना, ये इसी से बना है टोटल एनर्जी लाइन। देखो कैसे बनेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जैसे ठीक है, फ्लो हो रहा है, पाइप में फ्लो हो रहा है, या फिर अपन ओपन चैनल भी पढ़ेंगे, वहां भी ऐसे ही आएगा। तो मैं इन जनरल मान रहा हूं फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, इस डायरेक्शन में, जो फ्लो की डायरेक्शन में जो टोटल हेड वाले पॉइंट्स होंगे, है ना, वो पॉइंट्स जो टोटल हेड को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन, वो क्या होगी, ये TEL होगी। TEL ये क्या है, टोटल हेड वाले पॉइंट्स, ये टोटल हेड वाले पॉइंट्स हैं। और ये क्या हो गई, ये मैं अलग से यहीं पे लिख दूं, ये क्या होगी, फ्लो। ठीक है, ये है TEL। समझ गए? एक बार फिर से बोल दूं, टोटल एनर्जी लाइन जो है वो क्या बनेगी, वो टोटल हेड पॉइंट्स हैं फ्लो की डायरेक्शन में, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, टोटल एनर्जी लाइन या TEL, अगर इसको शॉर्ट में बोलूं तो मैं, समझ गए? ये होगी अपनी TEL होगी, टोटल एनर्जी लाइन। तो ये उसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा होता है, तो ये क्वेश्चन सीधा सिर्फ इसी पे आ जाता है, या फिर सबका मिला के हो जाता है। तो स्टेटमेंट की फॉर्म 3-4 स्टेटमेंट दिए होंगे, वैसे आ जाता है। तो देखो सिर्फ एक पे आ गया तो आप क्वेश्चन कर देंगे, क्या है टोटल TEL, क्या है, टोटल हेड वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। अब देखो इसके बारे में कुछ और चीजें देखेंगे, पहले तो बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं दोनों की क्या है। और दूसरा है HGL। ये HGL ये तो नहीं मिटाना था, P/ρg प्लस z, ये है पीजोमेट्रिक हेड। ये है HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये क्या होती है, ये होती है जो पीजोमेट्रिक हेड है ना, पीजोमेट्रिक हेड पॉइंट वाले, उन पॉइंट्स को फ्लो की डायरेक्शन में ज्वाइन करने वाली लाइन, वो होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। जैसे फ्लो की डायरेक्शन ये है ना, फ्लो की डायरेक्शन, इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, उनको ज्वाइन करने वाले ये क्या है, पॉइंट्स हैं, ये है पीजोमेट्रिक हेड, वो पीजोमेट्रिक हेड वाले पॉइंट्स हैं।
इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये है HGL। ये मैंने ऐसे ही बताया है, ये कोई फिक्स नहीं कि ये ऐसे ही होगा, तो वो मैं अभी जस्ट बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं, फिर मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये क्या है, टोटल हेड वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन फ्लो की डायरेक्शन में। ये क्या है, ये है जो HGL है वो पीजोमेट्रिक हेड्स के पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन फ्लो की डायरेक्शन में, वो कहलाती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन या HGL शॉर्ट में बोले तो। ठीक है, ये होगी अपनी बेसिक डेफिनेशन। 2 क्वेश्चन इस पे बन गए। अब चलो अब देखो, फ्लो की डायरेक्शन है ये, ठीक है, फ्लो डायरेक्शन है, फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब ये बताओ जो TEL है, टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन, ये बताओ ये ऐसे होगी, इसकी मतलब ये फ्लो के डायरेक्शन में है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, पहला केस, ये दूसरा केस, और तीसरा केस है या फिर कांस्टेंट रहेगी। आप बताओ समझ के। ये मैं TEL की बात कर रहा हूं, TEL की बात कर रहा हूं। अगर आपने पढ़ा है अभी तक, जितना भी मैंने आपको बताया है, तो ये आप आराम से बता सकेंगे। TEL है वो फ्लो की डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती जाएगी या अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या कांस्टेंट रहेगी। TEL क्या है, टोटल हेड वाले पॉइंट्स, टोटल हेड वाले पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन है, TEL है। अब ये बताओ टोटल हेड जो है वो फ्लो की डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगा या कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा, आप ये बताओ। देखो टोटल हेड इनिशियली जो भी वैल्यू है वो तो सबके में सेम ही केस रहेंगे, सबके सब केस में सेम ही रहेगी। जैसे जैसे अपन फ्लो की डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होंगे, हेड लॉसेज होंगे, जो अपन ने पढ़े हैं लास्ट लेक्चर में, उससे पहले वाले लेक्चर में भी पढ़े हैं, लॉस, मेजर लॉसेज एंड माइनर लॉसेज। क्या होंगे, इस डायरेक्शन में फ्लो की डायरेक्शन में जाने पे लॉस होंगे, और जो मेजर लॉस है वो ड्यू टू फ्रिक्शन होगा। तो क्या होगा, हेड लॉस होने की वजह से जो टोटल हेड है वो अवेलेबल फ्लो की डायरेक्शन में कम होगा या ज्यादा होगा, वो कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। जितना ही फ्लो की डायरेक्शन में जाएंगे हमेशा जो अवेलेबल हेड है वो कम, अपन को कम ही लोअर होते जाएगा, लोअर होते जाएगा, क्योंकि हेड लॉसेज हो रहे हैं। मेजर लॉसेज एंड माइनर लॉसेज जनरली अपन कंसिडर करके चलते हैं। मेजर लॉस, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये कांस्टेंट है, ये भी नहीं हो सकता कि हेड लॉस है वो हेड लॉस होएगा, उसी वजह से हेड जो अवेलेबल हेड वो कांस्टेंट नहीं होगा। और ये केस तो कभी हो ही नहीं सकता जब तक कि कोई एक्सटर्नल सोर्स ना लगा दिया जाए हेड को इंक्रीज करने के लिए। तो अपन ने ये समझ लिया कि फ्लो की डायरेक्शन में जो टोटल हेड लाइन, जो टोटल एनर्जी लाइन है TEL है, वो क्या होगी, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, इन फ्लो डाउनवर्ड। जैसे जैसे फ्लो के डायरेक्शन में जाएगी तो ये जो ना, ये कुछ ऐसे लाइन जो है TEL ऐसे बनेगी, टोटल एनर्जी लाइन, ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे जाएगी, क्योंकि लॉस होते जाएंगे, ऐसे ही लाइन चलती जाएगी। तो ये स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा होगा कि ये, क्योंकि हेड लॉसेज होते हैं उसी वजह से ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हेड लॉस होंगे तो अवेलेबल हेड कम होता जाएगा। तो ये स्टेटमेंट की फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब देखो, अब देखो, ये तो हो गया टोटल हेड, इसकी टोटल एनर्जी लाइन की बात होगी। अब बात करते हैं HGL की बात करते हैं। अब HGL में क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है, ये क्या हो गया, या फिर ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। ये क्या है, कांस्टेंट है, जैसा है वैसा ही कांस्टेंट है। मैं इसको अच्छे से बना दूं थोड़ा, ठीक है। ये केस 1, केस 2 एंड केस 3, ठीक है। ये HGL की बात कर रहा हूं, TEL की होगी, ये HGL की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। HGL क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अपने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, P/ρg प्लस V²/2g प्लस Z इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है।
अब 3 केस है, वो कौन से केस में बनेगा वो देखो, वो डिपेंड करेगा जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म है, फ्लो की डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है, वो हमेशा क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, पाइप का क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तब क्या होगा देखो, क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना। पहला केस है केस फर्स्ट, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो अपन देखो ये कह सकते हैं एवी इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो अपन को पता है क्या है, एवी इक्वल टू कांस्टेंट है। मैंने फ्लो क्या लिया है, फ्लो लिया है मैंने इनकंप्रेसिबल लिया है, तो इनकंप्रेसिबल लिया है तो फ्लो, तो क्या हो गया, रो की वैल्यू कांस्टेंट है, उससे मैंने फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख दी, वो होगी एवी इक्वल टू कांस्टेंट। करेक्ट है ना, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, रो एवी इक्वल टू कांस्टेंट, ये थी कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 1D स्टडी इन ये उस फ्लो में थी। ठीक है, ये हो गई अपनी, मैंने रो को कांस्टेंट ले लिया, कैसे लिया, इनकंप्रेसिबल फ्लो करके, ये आ गया अपना। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो एरिया कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। इसमें क्या हुआ, ए कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो कहने का मतलब क्या है, देखो टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में डिफरेंस कितने का है, वो हमेशा क्या है, डिफरेंस कितने का, v²/2g तो है। टोटल एनर्जी लाइन है p/ρg प्लस v²/2g प्लस z इक्वल टू कांस्टेंट प्लस z, ये है टोटल एनर्जी लाइन, और अपना HGL क्या है, p/ρg प्लस z, ज्योमेट्रिक हेड है, तो दोनों डिफरेंस कितना है, v²/2g। तो इस केस में, यूनिफॉर्म के केस में जो डिफरेंस है v²/2g, वो क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। ये डिफरेंस कौन सा है, अभी क्वेश्चन ये भी बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन कहता है कि यूनिफॉर्म के क्रॉस सेक्शन में, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है अगर, हाँ, तो ये जो डिफरेंस है किसके बीच में, TEL एंड HGL, टोटल एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, इनके बीच में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, काइनेटिक हेड या वेलोसिटी हेड या डायनेमिक हेड, वो कांस्टेंट रहता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये कांस्टेंट देखो यहां पे जो वैल्यू आ रही है ना, v²/2g की, सेम की सेम यहां पे भी वही होगी। तो क्या हो गया, ये दूसरे के पैरेलल हो गए, तो ये इससे जो निकल के आया TEL एंड HGL, वो क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे, ये यहां से निकल के आया। तो स्टेटमेंट तो, क्वेश्चन तो ये आता है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अगर है पाइप का, तो क्या होगा, HGL एंड TEL जो ना, वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये मैंने पैरेलल का साइन लगाया है, क्वेश्चन तो ये बनता है। ठीक है, या फिर ऐसे बोलते हैं कि इनके दोनों बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, डायनेमिक हेड, वो स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐसे आ सकता है कि डायनेमिक हेड है ना, या फिर काइनेमेटिक हेड, ये इसको कुछ भी बोल सकता है ना, तीन टर्म होती है इसके लिए, डायनेमिक हेड भी हो सकता है, काइनेटिक हेड भी हो सकता है, वेलोसिटी हेड भी हो सकता है, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में मैंने ऐसे बता दिया। तो पहला केस ये केस फर्स्ट कौन सा हो गया, ये यहां पे हो गया अपना केस फर्स्ट हो गया, ये है ना, ये वाला मैंने यहां पे केस फर्स्ट, ये नंबर से इससे ये अलग अलग है, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना आपको। चलिए पहला केस हो गया, ठीक है, इस पे ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपने देख लिया। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस देखिए, क्रॉस सेक्शन क्या है, डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग आप अब आपको पता चल चुका होगा डाइवर्जिंग सेक्शन कैसा होता है, अपन पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़े हैं, ये पढ़े हैं फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेज में। डाइवर्जिंग सेक्शन हो गया ऐसे कि फ्लो की डायरेक्शन ये है और ये जो एरिया है वो ऐसे इंक्रीज हो रहा हो, फ्लो की डायरेक्शन ऐसे है, तो ये अपना डाइवर्जिंग सेक्शन मैंने बना दिया, क्रॉस सेक्शन। तो बताओ, मैंने फिर से वही लिया, इनकंप्रेसिबल फ्लो ले लिया, तो इससे क्या आ गया, AV इक्वल टू कांस्टेंट, मैंने लगा दी कंटिन्यूटी इक्वेशन, AV इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पे बताओ, इनकी कंपैरिजन में ये वहां पे यहां पे है ना, यहां पे एरिया क्या हो गया, इस डायरेक्शन में एरिया क्या हो गया, एरिया क्या है, बढ़ रहा है ना, तो एरिया इंक्रीज हो रहा है, यहां पे बता रहा हूं मैं, इस लोकेशन पे एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी।
यहां पे इस फ्लो की डायरेक्शन में एरिया बढ़ते जा रहा है, एरिया बढ़ते जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, जस्ट अब ये एवी इक्वल टू कांस्टेंट है तो वेलोसिटी डिक्रीज होते जाएगी। तो बताओ डिफरेंस क्या है टीएल और एचजीएल में, वी स्क्वायर अपॉन 2g। जो वी स्क्वायर अपॉन 2g है वो भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज होता जाएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो भी डिक्रीज होते जाएगा। तो क्या हो गया, ये जो है ना डिफरेंस इस डायरेक्शन में, जो पहले वाले में देखो पहले जो डिफरेंस था ये इतना था, धीरे 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 जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, होते जा रहा है ना। तो ये केस हो गया पहला, जो है ये केस हो गया पहला केस। किसका हो गया, डाइवर्जिंग का ये हो गया। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि डाइवर्जिंग के केस में, डाइवर्जिंग केस में जो टोटल एनर्जी लाइन है और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है उसमें जो वो कर्व कैसे बनता है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, नहीं पैरेलल नहीं होते हैं, स्टेटमेंट ऐसा लिख दिए। दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया कि दोनों जो बीच में डिफरेंस है वो है वेलोसिटी हेड, वो क्या है, वो उसका जो गैप है वो इंक्रीज होते जाता है, नहीं ऐसा भी नहीं है, वो क्या गैप क्या है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐसे मिलेगा आपको। या फिर अपोजिट पूछ ले कि टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बीच में फ्लो की डायरेक्शन में गैप वो है वो लगातार कम होते जा रहा है, तो ये क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, है ना। तो क्रॉस सेक्शन कैसा है, वो डाइवर्जिंग क्रॉस सेक्शन है। समझ गए, समझ गए ना। तो चलो केस सेकंड, दूसरा केस हो गया। तीनों क्रॉस सेक्शन पे मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। अब देखो केस थर्ड, ये क्या है अपना, ये मैंने बताया था यूनिफॉर्म, मैं लिख देता हूं ताकि आपको, ये यूनिफॉर्म, ये हो गया अपना डाइवर्जिंग और ये हो जाएगा कन्वर्जिंग का, लास्ट बच गया कन्वर्जिंग। देखो कन्वर्जिंग का केस है, क्रॉस सेक्शन जो है अपना है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग का केस क्या होगा, क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा होगा, ये फ्लो की डायरेक्शन है और फ्लो जो है ये फ्लूइड जो है वो फ्लूइड फ्लो है वो कन्वर्ज कर रहा है। क्रॉस सेक्शन जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो रहा है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो लगातार कम होते जा रहा है, ये होता है कन्वर्जिंग के सेक्शन में। अपन ऑलरेडी जानते हैं इस चीज को। चलो इसमें क्या होगा, इसमें फिर से देखो ए वी इक्वल टू कांस्टेंट, अब तो आप अपने आप बता दोगे क्या होगा, इसकी डायरेक्शन में एरिया कम होते जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होते, ये इंक्रीज होते जाएगा। तो वी स्क्वायर अपॉन 2g वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होते जाएगा। फ्लो के डायरेक्शन में वो इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते गया, देखो ये इंक्रीज होते यहां पे चला गया है। समझ गए। तो ये क्वेश्चन सेम का सेम ही उसी स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ ले कि ये कन्वर्जिंग केस में दोनों टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बीच में जो गैप है क्या है, काइनेटिक हेड या डायनेमिक हेड, वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है फ्लो की डायरेक्शन में। तो क्या बताएंगे आप, वो लगातार इंक्रीज होता है, क्योंकि आप ये जानते हैं ये क्रॉस सेक्शन कैसे होता है, उससे कैसे इफेक्ट आता है। समझ गए। अब देखो ये सब इतना सब पढ़ा अपन ने, इसका बिल्कुल जस्ट बना दूं मैं, है ना, वो स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन बन जाए तो क्या होगा। देखो तीनों केस समझ लिए, ये देखो यहां पे ये इसी डायग्राम में तीनों केस आ गए शॉर्ट में, समझ गए। अब देखो इसमें 3-4 स्टेटमेंट है ना, वो मैं एक साथ में बता दूं आपको क्वेश्चन क्या बनता है, कैसे बनता है, ये देख लो एक बार में। पहला स्टेटमेंट देखो ऐसे बनता है, ऐसे है कि फ्लो की डायरेक्शन में, ये अपने पहले से पहले देखा, फ्लो की डायरेक्शन में जो टोटल एनर्जी लाइन है वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है। इन फ्लो डायरेक्शन जो TEL है टोटल एनर्जी लाइन, वो क्या है, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। देखो फ्लो की डायरेक्शन में ये जा रही है, मैं इसी की बात कर रहा हूं, आप समझ चुके हैं। लैंग्वेज आप अच्छे से लिख लीजिए, ग्रामर का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप समझ लीजिए इस चीज को। दूसरा है जो HGL है, दोनों के जो डिफरेंस बिटवीन TEL एंड HGL, वो क्या होता है, V² अपॉन 2g,
है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं काइनेमेटिक हेड, डायनेमिक हेड या वेलोसिटी हेड। करेक्ट है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये है। तीसरा चीज जो HGL है, अब देखो यहां पे HGL को अब हमने TEL को तो बता दिया, TEL हमेशा ये फ्लो की डायरेक्शन में हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगी, क्योंकि हेड लॉसेज होते जाएंगे, हेड लॉस होते जाएंगे, हेड लॉस होते जाएंगे, तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन भी जानी है ना। हेड लॉस फ्रिक्शन की वजह से ये सारी चीज मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो क्या है, वो जैसे इसके पैरेलल भी हो सकती है, वो फ्लो की डायरेक्शन में जाने पे अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, वो फ्लो की डायरेक्शन में जाने पे इसकी कंपैरिजन में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, या कांस्टेंट भी रह सकती है, कुछ भी रह सकती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो डाउनवर्ड फ्लो की डायरेक्शन में डाउनवर्ड, अपवर्ड या कांस्टेंट कुछ भी रह सकता है, उसमें कोई अपन उसको कुछ बता नहीं सकते, है ना। वो डिपेंड करेगा, केस टू केस डिपेंड करेगा। लेकिन इसमें बड़ी चीज क्या है, ये ऑलवेज जो टीएल लाइन के है वो हमेशा नीचे रहेगी, है ना। लाइज ऑलवेज बिलो टीईएल। जो HGL है वो डाउनवर्ड जा सकती है, अपवर्ड जा सकती है, या कांस्टेंट रह सकती है, लेकिन ये हमेशा ही इसके नीचे रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि बीच में इसमें डिफरेंस है, वो क्या है, v²/2g का है, क्योंकि ये TL है वो v²/2g इससे ज्यादा है, काइनेटिक हेड इससे ज्यादा है, ठीक है, इसलिए हमेशा इसके नीचे रहेगी। ये मैक्सिमम यहां तक पहुंच सकती है कि वेलोसिटी अगर 0 हो तो इसके टच कर सकती है, इससे ऊपर नहीं जा सकती कभी। समझ गए ना। चलो, ये थी इसकी बात है। और ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आप देख रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन को देख के आप पता कर पा रहे हैं। ये क्रॉस सेक्शन है जो है ना यूनिफॉर्म है, तो वो मैंने आपको डिटेल में तीनों केस बता दिए हैं। यूनिफॉर्म है तो क्या होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगी। अगर डाइवर्जिंग है तो क्या होगा, दोनों गैप है वो लगातार कम होता जाएगा फ्लो की डायरेक्शन में। अगर कन्वर्जिंग है तो फ्लो की डायरेक्शन में गैप जो है इनके बीच में बढ़ता जाएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, और इस डायग्राम में आपको सब पता चल रहा है। तो ये बनते हैं इसमें क्वेश्चन टीएल HGL में। ये ओपन चैनल में भी पढ़ते हैं, है ना। तो वो दोनों एक ही बात है, अपन यहां पढ़ लो चाहे वहां पढ़ लो, दोनों जगह काम आ जाएगा। तो मैंने यहां पे आपको करवा दिया है। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए यहां पे। नेक्स्ट टॉपिक अपना वाटर हैमर इफेक्ट। क्या होता है वाटर हैमर इफेक्ट, इसको पहले समझते हैं क्या होता है, फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में बताऊंगा। हाँ, तो देखो पहले समझते हैं। ये जैसे अपना कोई टैंक है, कोई रिजर्वोयर या कोई टैंक है अपना, ठीक है, जहां पे इसमें कोई लिक्विड है अपना, और यहां से कोई पाइप लगी है, यहां से कोई पाइप लगी है, इसमें वाटर लेवल लिक्विड बोल दूं मैं, लिक्विड लेवल है, ये लिक्विड है कोई, और ये अपना पाइप है, इसमें फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है। जो इसकी लेंथ है पाइप की वो L है, और ये इसकी डायमीटर है वो है D, डायमीटर D, और वेलोसिटी फ्लो की वो है V। और यहाँ पे मैंने क्या काम कर दिया है ना, बस ये दिखाने के लिए इसके जस्ट आगे ही पास में ही है, लेकिन कहीं भी हो सकता है। ये क्या है, ये है अपना वाल्व लगा दिया अपने यहाँ पे, ये यहाँ पे अपने वाल्व लगा दिया, समझ गए। बस ये दिखाने के लिए ये इसका साइन है, बस कुछ भी लगा दो, बस एक आगे अपने फ्लो को रोक दिया है, ठीक है।
ये जैसे अब देखिए यहां पे समझिए अब क्या है, ये अपना कोई ऐसे कंटेनर है या टैंक है, यहां पे कोई लिक्विड है ना। एक तो मैं इसको समझाने से पहले, ये लिखा है वाटर हैमर इफेक्ट, है ना। जैसे आपको क्या सोचते हैं, जो वाटर हैमर इफेक्ट है वो सिर्फ वाटर में ही आता है, किसी और लिक्विड में नहीं आता है। ये वाटर हैमर इफेक्ट है, सिर्फ लिखने के लिए है, ये सारे लिक्विड में ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अपन क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स में जनरली की बात, मैं सिविल इंजीनियर की बात कर रहा हूं, अपन वाटर ही, है ना, अपना फ्लूइड कौन सा काम आता है, बार बार लिक्विड वो आता है, वाटर काम आता है, तो हम वाटर हैमर इफेक्ट वाटर से जोड़ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सारे लिक्विड में ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब देखो समझो इसको, इसमें क्या किया, यहां पे ऐसा सिस्टम है, कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। यहां तक देखिए, ये आगे चीज नहीं देखनी आपको, यहां तक इसके पीछे पीछे देखिए एक बार, ठीक है। फ्लूइड फ्लो कर रहा है हाई वेलोसिटी के साथ में, हाई वेलोसिटी के साथ में, हाई वेलोसिटी के साथ में फ्लो कर रहा है। हाई वेलोसिटी हो गई मतलब क्या, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उसकी हाई है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो ये v जो है वो हाई है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इसकी हाई है। तो क्या अपने क्या किया, उसके पाइप की कुछ डिस्टेंस आगे अपन ने क्या किया, अपने लगा दिया यहाँ पे वाल्व लगा दिया और उसको क्लोज कर दिया, वाल्व को, वाल्व लगा रखा है, उसको क्लोज कर दिया। तो क्या होगा, जैसे अपने क्लोज किया वाल्व को, तो क्या होगा, ये वाटर क्या है, फ्लो रुक गया, वेलोसिटी को मैं जीरो कर दूं, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, ऑलमोस्ट जीरो की टेंडेंसी जीरो की तरफ हो जाती है। तो ये सारे की सारी जो वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आ रही थी, वो किसमें चेंज हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाती है प्रेशर एनर्जी में। तो ये जो है ना, ये हो जाती है प्रेशर एनर्जी में, प्रेशर एनर्जी में, प्रेशर एनर्जी में, ठीक है। अब प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब वो प्रेशर एनर्जी है ना, वो प्रेशर वेव की फॉर्म में, ये प्रेशर वेव की फॉर्म में, प्रेशर वेव की फॉर्म में वो ट्रेवल करती है वापस पीछे की तरह। अपने क्या काम किया, यहां फ्लूइड फ्लो कर रहा था हाई वेलोसिटी के साथ में, है ना, वाल्व जैसे क्लोज किया, उसके दो केस आते हैं आगे पढ़ेंगे, है ना, सडनली किया है या फिर ग्रेजुअल किया है, उसके केस भी देखेंगे, उसको भी समझाऊंगा आपको। लेकिन पहले तो यही देखिए, सडनली और ग्रेजुअल के लिए अपन उसे चक्कर में नहीं पड़ते हैं, एक बार यही देखिए। तो क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है पूरी, और वो प्रेशर वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है ऐसे ऐसे। यहां पे अपने क्या किया है, वाल्व क्लोज किया ना, तो ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में प्रेशर वेव आती है। फिर जैसे यहां पे टकराई, तो वापस से इसमें मैंने बाहर बनाया है, एक्चुअल में अंदर ही है, मैंने सिर्फ ये सब दिखने में बेकार ना हो जाए इसलिए मैंने बाहर में बनाया है, ये अंदर नहीं है, समझ गए ना, ये बाहर में ही है, ये दिखाने के लिए है बस। तो ये फिर वापस से इस डायरेक्शन में इसके टकरा के वापस से हिट करके वापस आती है। तो पहले वाल्व से टैंक की तरफ, फिर टैंक से वापस से किसकी तरफ, वाल्व की तरफ जाती है प्रेशर एनर्जी। ये प्रेशर एनर्जी है प्रेशर वेव की फॉर्म में। ये क्या है, ये है अपनी, ये है प्रेशर वेव, प्रेशर वेव, ठीक है। अब देखो, अब इसको समझेंगे यहाँ पे। अब इतना तक समझ लिया आपने। अब देखो वाटर हैमर इफेक्ट क्या होता है। अब ऐसा हो गया सारा, जो जैसे समझ लिया आपने कि काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में होगी, प्रेशर वेव जो है ट्रेवल करती है ऐसे यहां से यहां से। वाटर हैमर इफेक्ट जो है वो जनरली क्या आता है, जो इसको वाल्व को है ना, वो क्या करें, सडनली इसको क्लोज करें। सडनली क्लोज करने पे क्या होता है, इसको सडनली क्लोज कर दिया तो पूरी तरह जो है प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और प्रेशर वेव ऐसे बिहेव करने के बाद में क्या होता है कि जो कई बार चांसेस होते हैं कि ये जो पाइप है वो ब्रस्ट हो जाए, ये टूट जाए, फूट जाए, और इसमें एक वो ना नॉइज बनती है, बिल्कुल नॉकिंग जैसी इसमें नॉइज बनती है। तो ये इस इफेक्ट को कहा जाता है वाटर हैमर इफेक्ट। तो जनरली किस केस में ये आता है, ये कहता है ये अपन ये इसको सडनली क्लोज करें तो वाटर हैमर इफेक्ट किस में किया जाता है, कि किस में ऑब्जर्व किया जाता है, इसको वाल्व को सडनली क्लोज करने पे, ठीक है, समझ गए। अब देखो
मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, ये आपने समझ लिया पूरा, है ना। अब मुझे बताओ, देखो अगर ये प्रेशर वेव है ना, प्रेशर वेव की अगर वेलोसिटी में बता दूं, वेलोसिटी बोल दूं मैं c, प्रेशर वेव की वेलोसिटी मैं c बोल दूं। अब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि बताओ टाइम रिक्वायर्ड फॉर टू ट्रेवल प्रेशर वेव फ्रॉम valve to tank and then tank to valve। ये पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी अगर c है तो यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया प्रेशर वेव, तो उसके लिए कितना टाइम है। तो आपको पता है डिस्टेंस कितनी है, ये लेंथ कितनी है इसी पाइप की, वो डिस्टेंस होगी l, एक डायरेक्शन एक बार आने पे, है ना, फिर वापस जाने पे कितनी होगी 2l डिवाइड बाई c। ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता हो गया, ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। तो ये टाइम कितना लगा, ये लगा 2l बाई c। अभी पढ़ेंगे ग्रेजुअल का केस क्या होता है और सडन क्लोजर क्या होता है, वो पढ़ेंगे। तो आपने ये पढ़ लिया है, देखो अब वाटर हैमर इफेक्ट आपने पढ़ लिया कि ये क्या है, ये हानिकारक है, ये नुकसानदायक है। कैसे है, ये अपनी पाइप को डैमेज कर सकता है, ये पाइप जो है ब्रस्ट हो सकती है। तो अपन क्या चाहेंगे, अपन ये चाहेंगे कि जो वाटर हैमर है इसको अवॉइड किया जाए, वाटर हैमर को अवॉइड किया जाए। अवॉइड कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया आपको, वाल्व को सडनली क्लोज करने पे ही ज्यादा चांस होते हैं कि ये वाटर हैमर इफेक्ट जो है ऑब्जर्व किया जाए। तो अपन क्या करेंगे, अपन जो वाल्व है उसको सडनली क्लोज ना करके उसको ग्रेजुअल क्लोजिंग उसको प्रेफर किया जाता है। तो जब भी ऐसे केस में है, वो जो क्लोजिंग है वाल्व की, वो सडन क्लोजिंग ना करके वो कैसे की जाती है, वो की जाती है ग्रेजुअल क्लोजिंग। तो ये एक चीज है, अपन को वाटर हैमर उसको अवॉइड करना है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको पूरे को मिटा रहा हूं, है ना, आप समझ चुके हैं इसको। अब बाकी है अपना वाटर हैमर, आपने पढ़ लिया। अब आगे जो है ना, वो 2-3 फॉर्मूले आते हैं, जो फॉर्मूले पे गेट में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, उस पे गेट पे भी क्वेश्चन आता है, और यहां पे भी अपना फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ सकता है। कई बार फॉर्मूले पे वो पूछ लेता है, उसका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट पूछ लेता है, ये कैसे बना है फॉर्मूला, है ना। ठीक है, देखो ये देखो यहां पे, ठीक है, मैं टी बोल दूं टाइम, ये टाइम कौन सा था, प्रेशर वेव को आने में और जाने में टोटल समय कितना लगा 12 बाई सी। ये टी बोल रहा हूं, ये वाल्व को क्लोज करने में टाइम रिक्वायर्ड टू क्लोज द वाल्व, ठीक है। इसमें 2 केस बनते हैं, ग्रेजुअल क्लोजर, दूसरा केस है सडन क्लोजर। अब ये बताओ मुझे, ये जो ना वाटर हैमर का इफेक्ट पढ़ लिया, एक तो थ्योरी का क्वेश्चन ये आ गया, वाटर हैमर का इफेक्ट किसमें दिखता है, सडन क्लोजर में दिखता है, ये इसमें सडन क्लोजर में दिखता है। इसको करने के लिए, वाटर हैमर को इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, अपन ग्रेजुअल क्लोजर करेंगे, ये क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसमें जो क्यों ये ऑब्जर्व होता है, क्योंकि इसको सडन क्लोजिंग करते हैं तो क्या पूरी वेलोसिटी जो है, जो हाई वेलोसिटी से जो फ्लो हो रहा था ना, वो पूरा जो है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेशर वेव में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रेशर वेव की वजह से ये वाटर हैमर ऑब्जर्व होता है। 3-4 क्वेश्चन ये बन गए। अब देखो यहां पे, अब ये पूछता है, ये कंडीशन पूछ लेता है कि ये टाइम टी ऐसा दिया हुआ है ना, टी दे रखा है कि टाइम रिक्वायर्ड टू क्लोज द वाल्व वैसा है ना, ये वैल्यू ऐसी है, तो ये बताओ, ये कंडीशन बताओ, ग्रेजुअल क्लोजर कब होगा, सडन क्लोजर कब होगा, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ये ज्यादा चांस है कि ये इसी में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है इससे। अब देखो, अब मैं ये कह रहा हूं, टाइम जो है ना, ये ग्रेजुअल क्लोजर क्या है कि वाल्व को क्लोज करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। किसकी कंपैरिजन में ज्यादा लग रहा है कि प्रेशर वेव पहले यहां से आई, है ना, टैंक की तरफ, फिर प्रेशर वेव वापस चली गई, तो
इससे भी ज्यादा टाइम लगे, टाइम जो ना टी, जो बंद करने में वाल्व को, वो टाइम ज्यादा लगे किससे, प्रेशर वेव के ट्रेवल करने में, तो ये हो गया ग्रेजुअल क्लोजर। ग्रेजुअल क्लोजर हो गया, समझ गए ना आप, इतना तो आप समझते ही हैं। अब देखो सडन क्लोजर क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, तो टी है ना वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 12/c। तो ये केस आता है, यही पूछ लेता है कि सडन क्लोजर का केस कौन सा है और ग्रेजुअल क्लोजर का केस कौन सा है। जब टाइम उसमें ज्यादा लग रहा है क्लोज करने में, किसी कंपैरिजन में प्रेशर वेव को ट्रेवल करने में, एक बार जाने में और आने में, तो वो कौन सा हो गया, वो ग्रेजुअल क्लोजर का केस हो गया, और जस्ट अपोजिट है वो सडन क्लोजर का केस हो गया। ठीक है, इस पे ये भी क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव का। अब देखो, अब आता है फॉर्मूले का, फॉर्मूला पढ़ते हैं, किस पे बेसिस है, किस पे बेस्ड है वो देखना है, और उस पे न्यूमेरिकल भी आता है, गेट में तो खास करके आता है उस पे न्यूमेरिकल। अब देखो दोनों को 1 by 1 पढ़ते हैं, ग्रेजुअल क्लोजर एंड सडन क्लोजर। तो वाटर हैमर इफेक्ट किस में दिखता है, सडन क्लोजर में या ग्रेजुअल क्लोजर में, सडन क्लोजर में। देखो पहला है ग्रेजुअल क्लोजर, इसमें अपन को पता है वाटर हैमर इफेक्ट नहीं दिखेगा, है ना, तो जो कंप्रेसिबल इफेक्ट है वो कुछ नहीं दिखेगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला आता है P/ρg ना, डायरेक्ट मैं रिजल्ट बता रहा हूं आपको, एक बार रिजल्ट देख लीजिए, L/T। यह है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो ग्रेजुअल क्लोजर में क्या होता है, इसमें लगता है जो फॉर्मूला जो है ना वो कहां से डिराइव होकर आता है, वो आता है, वो बेस्ड होता है न्यूटन्स सेकंड लॉ। वो क्या होता है, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर टाइम, या चेंज, ये इसको मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं, F इक्वल टू mv2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, है ना, मोमेंटम। इसको तो मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दूं तो क्या होता है, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपको पता है सेकंड लॉ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कौन सा है यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। तो सेकंड लॉ पे बेस्ड है, वहां से ये फॉर्मूला बन के आता है। और इसमें कोई आपको दिख रहा है, इसमें कोई कंप्रेसिबल इफेक्ट नहीं दिया है, नो कंप्रेसिबल इफेक्ट, नो कंप्रेसिबल इफेक्ट, इसमें कोई कंप्रेसिबल इफेक्ट नहीं है, कोई आपको के की टर्म नहीं दिख रही है, बल्कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की टर्म नहीं दिख रही है। अब देखो ये क्या है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया, फॉर्मूले को समझो एक बार, है ना। P/ρg क्या हो गया, प्रेशर हेड हो गया, प्रेशर हेड हो गया ना। V क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, G आपको पता है, L क्या है, लेंथ ऑफ पाइप, T क्या है, T है थिकनेस ऑफ पाइप, T है थिकनेस ऑफ पाइप, थिकनेस ऑफ पाइप। सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है, ये सीधे सीधे या तो फॉर्मूले पूछ लेता है अपने, जैसे SSC जेई के एग्जाम है या फिर जेई की कोई भी स्टेट की जेई की एग्जाम है, उसमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही लिखा होता है कि फॉर्मूला बताओ ये क्या होता है, फॉर्मूला ही पूछ लेता है सीधे सीधे। तो P/ρg इक्वल टू V/g इंटू L/T, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। T क्या है, थिकनेस ऑफ पाइप, ये हो गया ग्रेजुअल क्लोजर में। तो ग्रेजुअल क्लोजर में वाटर हैमर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, इसलिए इसमें कोई कंप्रेसिबल इफेक्ट की टर्म नहीं आई है, कोई केस में नहीं आया। तो नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ेंगे अपन सडन क्लोजर में, उसमें दिखेगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसमें कोई कंप्रेसिबल इफेक्ट नहीं दिख रहा है। किस पे बेस्ड है ये, न्यूटन सेकंड लॉ पे बेस्ड है। अब देखो पहला केस अपना हो गया है ग्रेजुअल क्लोजर। चलो देखो नेक्स्ट केस अपना देखो सडन क्लोजर। सडन क्लोजर में क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं इसमें। तो इसमें दो केस आते हैं। पहला केस है जब अगर पाइप जो है वो रिजिड ले, और दूसरा केस आता है जिसमें पाइप है वो इलास्टिक ले। तो मैं पहला रिजिड पाइप लेके चलता हूं, पहला केस अपन एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में वो पढ़ेंगे। तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या आता है,
जो स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा, है ना। ईएसी में तो चांस होते हैं इसके पक्के आने के, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है कि अपने एग्जाम में भी आ जाए। पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट की फॉर्म में मैं इसको बता देता हूं क्या कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं। इसमें करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर बिफोर क्लोजर ऑफ वाल्व इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी stored in water after closure of valve। समझ गए कि पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी ना वाटर में, किससे पहले, वाल्व को बंद करने से पहले, वो सेम वो ना स्टोर हो जाती है स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में, वाटर में स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में ये स्टोर हो जाती है ये बंद करने के बाद में। ठीक है, अब मैंने पाइप के बारे में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पाइप अपने रिजिड लेके चले हैं, तो उसमें स्ट्रेन जो है अपन नेग्लिजिबल मानेंगे, जबकि अगर पाइप इलास्टिक लेंगे तो उसमें भी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी। जो नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस में डिफरेंस कितना आएगा, ये तो लिखा ही है, वाटर में तो स्ट्रेन एनर्जी है ना है ही स्टोर, उस प्लस स्ट्रेन एनर्जी किस में हो जाएगी, पाइप में भी हो जाएगी, इसलिए दो केस इसके अलग अलग हैं। तो ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये तो है कॉन्सेप्ट, ये लाइन स्टेटमेंट में लिखी होगी तो आप ये कर पाएंगे। तो मैं इसको यहां लिख के इसको स्टेटमेंट के आपके थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि पहले काइनेटिक एनर्जी तो पता ही है आपको, फिर क्या हो गया स्ट्रेन एनर्जी, रिजिड केस में है तो सिर्फ वाटर में होगी, और अगर इलास्टिक पाइप है तो क्या रहेगा, इलास्टिक है तो पाइप में भी स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी स्टोर्ड। बस ये कॉन्सेप्ट ये होता है थ्योरी के क्वेश्चन में पूरा। फिर मैं क्या करता हूं, पूरा डेरिवेशन ना करके डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, क्योंकि डेरिवेशन अपने इतना उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है। अब देखो P बाई रो जी इक्वल टू सेम आ गया, ये P बाई रो जी क्या है आपको पता है, V बाई जी मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट के बाई रो। ये आपको फेमिलियर लग रहा है क्या, अंडर रूट के बाई रो आपको फेमिलियर लग रहा है, कुछ देखा देखा लग रहा है आपको, हाँ बताइए। ये क्या हो गया, ये हो गया C इक्वल टू अंडर रूट के बाई रो। C क्या है, C है अपना प्रेशर वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ जो अभी पढ़े थे प्रेशर वेव। आपको K का पता है, K तो अपन कम से कम 4-5 बार आ गए तो आपको पता होगा, मैं फिर से लिखने वाला नहीं हूं। ये क्या हो गया, ये है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। रो आपको पता है डेंसिटी है फ्लूइड की, है ना, लिक्विड जो भी लेंगे यहां पे, तो क्या आ गया यहां पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पे K आ गया ना, तो क्या K आया है वो किसके लिए है, पहला यूनिट पढ़ा था वहां पे आया था बीटा इक्वल टू 1/K। बीटा क्या था, बीटा था कंप्रेसिबिलिटी, तो ये क्या आ गया, ये कंप्रेसिबल इफेक्ट इसमें आ गया है। तो देखो सडन के केस में, सडन क्लोजर के केस में ये कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट दिख रहा है, तो ये कंप्रेसिबिलिटी अपने फॉर्मूले से भी पता चल रहा है ना, कॉन्सेप्ट से तो था ही, कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट शो हो रहा है ना। इसमें वाटर हैमर इफेक्ट जो है वो दिखेगा, वाटर हैमर की वजह से कंप्रेसिबिलिटी आएगी फ्लूइड में, वो दिख रहा है। ठीक है, अब देखो जनरली क्या होता है, फ्लूइड जो है वो क्या होता है, इनकंप्रेसिबल होता है, तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट दिख रहा है। चलो ये फॉर्मूला गेट के लिए, ये फॉर्मूला आपको पक्का याद होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आता है ना। ये इसमें कीवर्ड्स आपको ढूंढने होते हैं कि दिया होगा कि रिजिड पाइप है और उसमें वाटर हैमर का कुछ क्वेश्चन है, ये वाटर हैमर भी नहीं लिखेगा अलग से, तो भी आप समझ जाएंगे कि वाल्व है, वाल्व को क्लोज कर दिया है, ऐसा कुछ लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा होगा। पाइप जो है ना वो दी है रिजिड, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो गेट में तो आपको ध्यान ही रखना है। ठीक है, और ऐसे भी आप याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेता है, गेट में न्यूमेरिकल आता है इस पे। चलिए समझ लिए, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आपके डाउट्स बहुत सारे हो जाते हैं तो मैं एक लेक्चर में, है ना, पूरा सब्जेक्ट पूरा होने पे मैं एक लेक्चर पूरा डाउट्स ही बना दूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लीजिए अगर डाउट है तो आपको कोई। ठीक है, अब सेकंड केस है, पहला केस हो गया रिजिड पाइप का, दूसरा केस देखें इलास्टिक पाइप का। यह है दूसरा केस अपना इलास्टिक पाइप।
अब इलास्टिक पाइप है, डिफरेंस क्या हुआ है उसमें, डिफरेंस क्या हुआ कॉन्सेप्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर है ना, बिफोर क्लोजर ऑफ वाल्व इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर आफ्टर क्लोजिंग ऑफ वाल्व एंड स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन पाइप। पाइप क्यों लिखा है, क्योंकि ये इलास्टिक पाइप है। तो डिफरेंस क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा ये टर्म जोड़ी है, मैंने पूरा इसलिए नहीं लिखा कि अपन ऑलरेडी लिख चुके थे, तो ये बस एक टर्म जो ना अपन ने ये लिखी है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी वाटर की, वो जो किस फॉर्म में स्टोर हुई है, वो पहले पाइप में एंड वाटर में दोनों में ही स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई है। ये है कॉन्सेप्ट। फिर इससे पूरा डेरिवेशन आता है, इसको यूज करके पूरा फाइनली जो है फॉर्मूला आता है ना। इसका डेरिवेशन तो है वो ईएससी तक भी नहीं पहुंचता है, तो ईएससी मेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो अपन को ज्यादा इतना इस पे इंपॉर्टेंस देनी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है इसका, ये थ्योरी की फॉर्म में आएगा है ना। तो फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला आता है P बाई रो जी इक्वल्स टू V बाई जी मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट में K बाई रो 1 प्लस डी के डिवाइड बाई ई टी, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो फॉर्मूला आपको छोड़ना ही नहीं है, ये है ना, याद होना ही चाहिए। और इसके लिए भी हो, है ना, अपने जेई की तैयारी कर रहे हो तब भी है ना, फॉर्मूला आपको अगर एग्जैक्टली याद नहीं है तो अपन को कुछ आइडिया तो होना ही चाहिए, समझ गए। अब देखो ये जो ना फॉर्मूला है, उसमें क्या डिफरेंस आ गया, ये एक्स्ट्रा से ये टर्म जो है वो एक्स्ट्रा से जुड़ गई, है ना। इसको याद करने का तरीका क्या है, डीके, देखो इसमें टर्म क्या है, P बाई रो जी आपको पता है, V वेलोसिटी पता है, ये पता है, K आपको पता है बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, रो है उसका डेंसिटी है, 1 प्लस डी के डिवाइड बाई ई टी, डी डायमीटर ऑफ पाइप, डाया ऑफ पाइप, के सेमी है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई जो है वो इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और जो टी है वो क्या है, थिकनेस ऑफ पाइप। तो गेट के लिए तो आपको 100% याद होना चाहिए फॉर्मूला। गेट में अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन तो आप भूल ही जाओ करना, सोल्व करना। तो देखो इसको याद कैसे करना है, ये तो पार्ट आपको याद है, V बाई जी अंडर रूट के बाई रो, ये तो आपको ये पढ़ा था आपने, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है इसके रिजिड पाइप के लिए। ये कैसे है, डक हट, है ना, डीके डक डक हट डक हट डक हट, बस ऐसे बोलो, है ना, डक हट। तो रिजिड पाइप में जोड़ दो डक हट, तो डीके तो नीचे में क्या आ जाएगा, 1 प्लस डीके डिवाइड बाई ई टी, डक हट डीके डक हट ई टी, समझ गए। इसको सिर्फ याद करने का, रटने का तरीका है और कुछ नहीं है, आप अपने से हिसाब से याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये था इसका अपना वाटर हैमर का पूरा पार्ट हो गया पूरा, समझ गए। तो वाटर हैमर जो है वो किस में दिखता है, वो दिखता है सडन क्लोजर ऑफ वाल्व में। अपन क्या करेंगे, अवॉइड करना चाहेंगे, तो क्या वाटर इसको क्लोज इसको वाल्व को क्या करेंगे, अपन सडनली क्लोज नहीं करेंगे, धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली क्लोज उसको करेंगे। यहाँ पे जहाँ तक पढ़ा है और जो भी बचा है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.